ये है जानो जंक्शन। हॉट प्लेट पर से शीशे की केतली उठाते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। अमेरिकन बच्चों का झुंड खुले लॉन में खेल रहा था। उसमें एक गोल चेहरे वाली गोल मटोल लड़की है जिसके बाल घुंघराले हैं और गुच्छे के रूप में माथे पर लटक रहे हैं। लड़की को देखकर उसे ऐसा लगा वह बचपन से ऐसी ही लगती होगी। उसने ध्यान से लड़की को देखा। वो जोर से चिल्लाती हुई एक लड़के के पीछे गेंद छीनने के लिए दौड़ रही थी। वो हंसा और अब लॉन से अपनी नजरें हटाकर कॉफी डालने लगा। सोफे पर बैठ टीवी ऑन किया, कॉफी की एक चुस्की ली, टेबल पर रखा सैंडविच का एक टुकड़ा काटा और आंखें बंद कर ली। टीवी पर कुछ चल रहा था परंतु उसे आंखें खोलकर देखने की इच्छा नहीं हुई। हमेशा की तरह वो उसके बारे में सोचने लगा। आखिर एक भारतीय नारी अपने माँ बाप की आज्ञा कैसे टाल सकती थी? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वह एक विजातीय लड़के से विवाह करके उसका वंश चलाती? लड़की के जन्म लेते ही उसे नमक चटाकर मार देने की परंपरा अब समाप्त हो चुकी है। फिर भी उस नमक का भय आज भी उसके अंदर भूत बनकर बैठा हुआ है। बाहर के भय से यथा तथा पिंड छुड़ाया जा सकता है परंतु अंदर का भय तो कुंडली मार कर बैठा है। क्या कहेंगे सब जाति वाले? पिता की नाक कट जाएगी और माँ की गर्दन नीची हो जाएगी। माता पिता का नाम और गर्दन तो बच गई परंतु मेरी बलि चढ़ गई। मेरा भविष्य और जीवन सब कुछ नष्ट हो गया। अलंघनीय मर्यादा की जीत हो गई। कितने वर्ष बीत गए निर्मार्ग जीवन जीते हुए। शायद 18 वर्ष। 24 फरवरी 82 को हम अंतिम बार मिले थे। उस दिन जैविक उद्यान से वापस लौटते समय मैंने एक बार भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। तुम गई तो फिर वापस नहीं आई। मैं मनस्वी तुमसे चाहकर भी नहीं बोल सका। श्लथ और निरालंब मैं सुख दुख की मीमांसा करने में असफल रहा। मैंने काल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और आज यहाँ तुमसे बहुत दूर अमेरिका में डॉक्टर हूँ। उस वर्ष साइंस कांग्रेस में मैं सिर्फ तुम्हें देखने ही गया था। मैं जानबूझकर तुम्हारे सेमिनार हॉल में जाकर बैठता ताकि तुम्हारी एक झलक मिल जाए। शायद तुम मुझसे कोई बात करो परंतु तुम मुझसे बचने के लिए अपने विषय के लेक्चर को छोड़कर कहीं और भटकती रही। तुम्हें दूर से सीढ़ियां चढ़ते देखता रहा, पूरा गलियारा पार करते देखता रहा और रात में संयुक्ता पाणिग्रही के नृत्य को छोड़कर दर्शकों में तुम्हें खोजता रहा। तुम्हें देखते ही दिल जोर जोर से चोटें मारने लगता। मैं चाहता था कि तुम मुझसे बात करो, अपने अंदर के सांप को मार डालो। शतरानी से वो जिम्मेदार स्त्री बन जाओ जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता। परंतु तुम उस सांप को मजबूती से पकड़े हुए मेरी ओर अकड़कर नफरत से देखने का भाव करती रही। मैं बहुत आहत हुआ था। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। स्नेह से निषेचित ये संबंध त्याज्य तो नहीं था। उसी वर्ष मई में तुम्हारा विवाह हो गया। शादी की रात मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अक्षय निमेश में ही कोई दुर्घटना हो सकती थी। उस दिन मेरे अंदर की समस्त आकांक्षाएं मर गई। मैं निष्कंप, मेरा शरीर मर गया, प्रसप्त भावनाएं और अब निर्मार्ग जीवन। उस रात मैं ये सोचना नहीं चाहता था कि किस प्रकार किसी पराये पुरुष ने तुम्हारी अंगुलियों को छुआ होगा, किस तरह तुमने उसके साथ जीवन भर निभाने की सौगंध ली होगी, किस प्रकार तुम किसी दूसरे मर्द को अपना
पति मानूंगी। उफ, दर्द फिर शुरू हो गया। शायद दवा दूसरे कमरे में होगी। उसने उठकर दवा लाने का प्रयास किया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, मैं हूं मेहरुन्निसा। आओ अंदर आ जाओ। आज बाहर काफी ठंड है ना? तुम्हें अभी देखकर बहुत अच्छा लगा। जरा मेरी दवा ला देना प्लीज। दवा खिलाकर मेहरुन्निसा बोली, मैंने सोचा आज जल्दी जाकर केक बना दूं और आपकी 1 मैन पार्टी की तैयारी कर लूं। आज उसका जन्मदिन है ना। कौन सा केक बनाऊं? पाइनएप्पल, चॉकलेट, वेनिला? हर साल तो आप मुझे फोन करके याद दिलाते थे। इस साल मुझे सुबह से ही याद था, इसलिए बगैर फोन किए ही आ गई। आज 11 नवंबर है ना। थैंक यू मेहरुन्निसा। मुझे ये सुनकर और भी अच्छा लगा कि तुम्हें आज का दिन याद था। मैंने मार्केटिंग कर ली है, तुम्हें किचन में सब कुछ मिल जाएगा। चॉकलेट केक बनाना उसे बहुत पसंद है। मेहरुन्निसा किचन में सामान ठीक करने लगी और वो टीवी देखने लगा। जानती हो मेहरुन्निसा, तुम्हारा नाम उसे बहुत पसंद है। एक बार एक पत्रिका में मेहरुन्निसा परवेज की कोई कहानी छपी थी। तब उसने मुझसे कहा था कि उसे ये नाम बहुत अच्छा लगता है, मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा किचन से ही बुदबुदाई, जब देखो उसी की बातें करते रहते हैं। इतनी लड़कियां इनके आगे पीछे आस लगाए घूमती रहती हैं, पर पता नहीं ये मर्द है भी या नहीं। किसी औरत जात से लगाव नहीं। एक बार विवाह भी किया, पर पता नहीं क्या हुआ। 1 वर्ष में ही पत्नी छोड़कर चली गई, या फिर इन्होंने उसके बारे में उसे बता कर बोर कर दिया होगा। उस समय भी तो मैं आती थी, परंतु पति पत्नी में क्यों नहीं पड़ती थी इसका पता नहीं चल पाता था। कोई झगड़ा झंझट नहीं। एक दिन मिसेस निर्मला ने मुझे बताया कि वो वापस भारत जा रही है और अब यहाँ नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब स्वयं उसे छोड़ने गए थे। वापस लौटकर कुछ उदास से दिखे, परंतु कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। दरअसल इन्हें प्रकट रूप से हाड़ मांस के किसी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो उसके साथ मानसिक बातचीत में ही मगन रहते थे। अब तो उम्र भी हो गई, तो क्या हुआ, अमेरिका में तो इस उम्र में लोग पहली शादी करते हैं। और डॉक्टर साहब हैं कि अपने आप को बूढ़ा कह कर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। वह तो इंडिया में अपने पति और बच्चों के बीच इन्हें भूल भी गई होगी। उसे क्या पता कि कोई दिन रात उसके बारे में आज भी सोचता रहता है। एक दिन पीटर ने कहा था कि अगर ये इसी तरह लगातार सोचते रहेंगे तो इनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। डॉक्टर पीटर दिमाग के डॉक्टर हैं, गलत थोड़े ही बोलेंगे। कभी कभी तो जब मुझे शॉपिंग करवाने ले जाते हैं तो किसी इंडियन औरत को देखकर चिल्लाने लगते हैं और मुझे दौड़कर बताने आते हैं कि देखो मेहरुन्निसा, वो औरत बिल्कुल उसके जैसी लग रही है। छोड़ो भी, मुझे क्या, मैं तो सिर्फ हाउसकीपर हूँ। फिर भी हूँ तो इंसान। 10 वर्षों से इनकी और इनके घर की देखभाल कर रही हूँ। आज तक कभी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। मुझे भी लगाव सा हो गया है, जैसे बड़े भाई जान को खिला पिला रही हूँ। बेचारे की देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है इस प्रदेश में। डाइनिंग टेबल पर जन्मदिन की पूरी तैयारी करके मेहरुन्निसा डॉक्टर को खबर देने के लिए उसके बेडरूम ले गई। उसने देखा कि डॉक्टर अलमारी से छोटे छोटे स्वेटर निकालकर उसे उलट पुलट रहे हैं। देखा मेहरुन्निसा, ये उसके बेटे के लिए फ्रांस से स्वेटर खरीदा था। उस समय वो साल भर का रहा होगा, परंतु भेज नहीं सका। अब तो 10 वर्ष का हो गया होगा। मैं तो अनुमान भी नहीं लगा सकता, क्योंकि हमने तब तक बच्चों के नाम तय ही नहीं किए थे।
आप तो बेकार पैसे बर्बाद करते हैं। जब भेजना नहीं था तब खरीदते ही क्यों हैं? ऐसी बात नहीं है। इन कपड़ों को छूकर मुझे उसके बच्चों को छूने का एहसास होता है। मैंने उन्हें देखा नहीं, परंतु कई बार फोन पर उनकी आवाज सुन लेता हूँ। तो क्या वे आपसे बातें करते हैं? नहीं, बात तो नहीं करते, परंतु कभी कभी उसके यहाँ फोन लगा देता हूँ तो उसकी आवाज सुन लेता हूँ। इसी दौरान कई बार बच्चे फोन उठा लेते हैं। फोन क्यों करते हैं जब बात नहीं करते? झल्लाई हुई सी बोली। ये पूछने के लिए कि क्या अब हम दोस्त की तरह फोन पर बात नहीं कर सकते? लेकिन मेरा आत्मसम्मान मुझे धिक्कारता है और मैं बगैर कुछ बोले फोन रख देता हूं। फिर भी ये इच्छा होती है कि पूछूं कि क्या तुम्हें मुझे भूलने में दुख नहीं हुआ? क्या तुम आज सुखी हो? क्या हमें अब दुश्मनों जैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या अब हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? क्या तुम मेरे घर अब कभी नहीं आओगी? क्या अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी? मेहरुन्निसा सिर झुकाए बातें सुनती जा रही थी। वो उम्र में डॉक्टर से बहुत छोटी है, फिर भी अच्छी तरह समझ रही है कि आज डॉक्टर का मन भारी है। उसे किसी के सामने हल्का करना चाहते हैं, उन्हें दर्द बांटने वाला चाहिए। कोई पुरुष किसी स्त्री से इतना अधिक प्रेम कर सकता है, इसकी गवाह है वो। मेहरुन्निसा उठी और फ्रेम में लगी उसकी तस्वीर को डाइनिंग टेबल पर रखा और केक पर लगी मोमबत्ती को जला दिया। आइए सर, मोमबत्ती फूंकिए। वो उठा, टेबल पर रखे केक की मोमबत्ती को फूंका। मोमबत्ती बुझी। मेहरुन्निसा ने ताली बजाकर हैप्पी बर्थडे गाया और डॉक्टर ने केक काटा। एक टुकड़ा स्वयं खाया और दूसरा मेहरुन्निसा को दिया। जैसे ही उन्होंने पानी पीना चाहा कि वे चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए। मेहरुन्निसा ने उन्हें सहारा देकर सोफे पर लिटा दिया। डॉक्टर ने इशारे से दवा की गोली मांगी। गोली खिलाकर वो डॉक्टर के समीप कालीन पर बैठ गई और अपने घर फोन कर दिया कि डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं है, वो सुबह वापस लौट सकेगी। फोन करके उसने डॉक्टर को देखा। वे आराम से आंखें बंद करके सोफे पर सोए हुए थे। वो भी आंखें बंद करके सोचने लगी, काश ऐसा चमत्कार हो जाता, वो अभी यहाँ प्रकट हो जाए तो। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। अचानक उसे कुछ आहट मिली। वो उठकर बैठ गई। उसने देखा कि डॉक्टर फोन उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो उठी और फोन डॉक्टर को दे दिया, परंतु उसे यह आभास हुआ कि फोन का नंबर दबाने के लिए डॉक्टर की अंगुलियां उठ नहीं रही हैं। आप मुझे नंबर बताइए, मैं लगा देती हूँ। डॉक्टर ने इंडिया का एक नंबर बताया। उसने वो नंबर लगाकर रिसीवर डॉक्टर के कान से सटा दिया। उधर से हेलो हेलो की तेज आवाज आ रही थी। उसी की आवाज होगी। डॉक्टर चुपचाप आंख बंद किए आवाज सुन रहे थे और आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके होठ हिले मानो वे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हों, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। उधर से आवाज आनी बंद हो गई। फोन कट चुका था। मेहरुन्निसा ने देखा 12 बजने में 2 मिनट बाकी हैं।